ये पोस्ट का नाम सुन करके ना, इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो शुरुआती गांव से ही पढ़ाई हुई 12th तक आपकी? हाँ, प्योर सरकारी स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है। इसके लिए तो जिद्दी बनना पड़ेगा कि हाँ मुझे कुछ जीवन में करना है। अगर जो बंदा अगर सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ करना है तो वो ऐसे ही टाइम पास करेंगे। हर सब्जेक्ट को देखना है, डेली देखना है और बार बार देखना है। एक बार पूरी तरह से खत्म कर ले रहे हैं तो फिर से दोबारा उसको बना। इन सब चीजों से तो बचना पड़ेगा। मैंने तो तैयारी के दौरान सारे सोशल मीडिया अपना जो भी था वो बंद करके रखा था, क्योंकि इस सबसे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। इसमें एक रिस्क ये भी है ना, फिर भटकाव बहुत ज्यादा हो जाता, कभी आज इससे पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया। तो मुझे भी डर लग रहा था कि मेरे गलत हो जाएंगे बहुत सारे। बस 27 अटेम्प्ट किया था और सारे सही हो गए। और एक दो बार प्लेलिस्ट को ही देख लेते थे। जैसे पहली बार नॉर्मल स्पीड में देखा, अगली बार 2x स्पीड में देख करके उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। आज हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश भाई, जो एएसओ इन सीएसएस हैं 2023 एसएससी सीजीएल से। आज इनकी जर्नी डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके का इनका सफर रहा और क्या क्या इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई जिससे इनको इतनी अच्छी पोस्ट मिली और इतनी अच्छी रैंक के साथ इनका सिलेक्शन हुआ। तो 2024 वाले एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी और बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। इनकी जर्नी काफी मोटिवेशनल भी है, इंस्पिरेशनल भी है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम फ्री पीडीएफ, फ्री स्टडी मटेरियल आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो सत्य प्रकाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है एसएससी फैक्ट्री। कैसे हो आप? एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम सत्य प्रकाश है और मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ। मेरा सिलेक्शन एएसओ पोस्ट पे हुआ है सीजीएल 2023 से। ओके, आपके अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें, शुरुआती पढ़ाई लिखाई और फिर ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? मेरा शुरुआती पढ़ाई लिखाई जो है ना मेरे गांव से ही हुआ है। मैंने 10th तक सीतामढ़ी से किया था और ग्रेजुएशन भी मैंने सीतामढ़ी से ही किया था। और मेरा एक्चुअली जो भी बेसिक पढ़ाई हुआ है वो गांव से हुआ है। और मेरा गांव ना थोड़ा सा मतलब बिहार के सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो उधर एसएससी के बारे में तो अवेयरनेस नहीं है उतना कि क्या है नहीं है। मुझे जब ग्रेजुएशन करके जब मुझे पता चला कि उसके बाद पता चला एसएससी कुछ होता है, उसके बाद मैं पटना आया था। तो पटना आया तो ऐसे ही आया कि भाई कोई चीज़ का तैयारी करना है, गवर्नमेंट नौकरी का तैयारी करना है। यहाँ आने के बाद पता चला एसएससी, और एसएससी में जो भी पोस्ट है, इनकम टैक्स ऑफ इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, एएसओ, ये सब के बारे में पता चला रहा है। ओके, तो शुरुआती गांव से ही पढ़ाई हुई 12th तक आपकी? सारे कुछ हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल होगा? हाँ, प्योर सरकारी स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है। ओके, पढ़ने में कैसे थे आप शुरुआत में स्कूल में? शुरुआत में ठीक ठाक था, एवरेज था। हालांकि जो भी 10th और 12th और ग्रेजुएशन में भी मेरे फर्स्ट डिवीजन है, बट एवरेज था, उतना ये नहीं था। कैसे शुरू हुई एसएससी की तैयारी फिर? मैं पटना आया प्रिपरेशन करने के लिए, तो वहाँ पे पता चला एसएससी बैंकिंग और एसएससी में सीजीएल के बारे में पता चला, और ये सारे पोस्ट के बारे में जब पता चला तो वहीं से शुरुआत की। कोचिंग लिया आपने? हाँ, कोचिंग सिर्फ मैंने मैथ का लिया था। पटना में एक टीचर है जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, इधर पढ़ाने लगे हैं, बट ऑफलाइन में वो पटना में बहुत फेमस है। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट में आपका सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है। इससे पिछले 3 अटेम्प्ट का क्या रिजल्ट था? सीजीएल 22 में मेरा रिजल्ट आया था, बस पीए मिला था, तो वो छोड़ दिया था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ओके, और कौन से एग्जाम दिया आपने? इससे पहले मेरा एमटीएस में हुआ था, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनकम टैक्स मुंबई में तब से पोस्टेड था। उसके बाद यहाँ एएसओ मिला तो यहाँ करके ज्वाइन। तो एमटीएस और सीएचएसएल भी दिए होंगे? सीएचएसएल दिया था, बट 1-2 अटेम्प्ट ही दिया था। उस बीच में 1-2 अटेम्प्ट देने को मिला था, उसमें ज्वाइन नहीं किया। ओके, और रेलवे वगैरह कोई एग्जाम नहीं दिया? नहीं, रेलवे भी उस समय दिया था, आरपीएफ वगैरह आया था। मेरा रिजल्ट रेलवे में हो जाता था, बट रेलवे ज्वाइन नहीं करनी थी, इसलिए ज्वाइन ही नहीं करा। नहीं, रेलवे में नहीं गया। रिजल्ट था मेरे आरपीएफ में था, और एक बार सबसे पहली बार जब आया था तो ग्रुप डी में भी था। अच्छा, तो उसको भी ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिया। उसको नहीं ज्वाइन किया। एमटीएस ज्वाइन किया था आपने? हाँ, एमटीएस इसलिए ज्वाइन किया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, तो मैं सोचा अच्छा है। बट वहाँ ज्वाइन करने के बाद मेरा थोड़ा सा प्रिपरेशन जो है ना वो गड़बड़ हो गई थी कि वहाँ ज्वाइन कर लेने के बाद वहाँ पे मुंबई में थोड़ा सा रहना ये दिक्कत था, और वहाँ सबसे दिक्कत थी ट्रैवलिंग की। कितने समय आपने काम किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा एमटीएस का? मैंने 2 साल वहाँ पे काम किया था। मेरा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक एनईडीटी होता है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे मेरा पहली पोस्टिंग थी और वहीं पे मैं प्रिपरेशन किया।
वहाँ से फिर कैसा काम कैसा था वहाँ पे, क्या अनुभव कैसा रहा आपका? वहाँ पे मेरा काम अच्छा था। मेरा एक जैसे वहाँ पे ज़्यादा कुछ हेक्टिक काम वहाँ पे नहीं था। काम था कि ऑफिस में जो भी ये वहाँ पे टपाल बोलते हैं, टपाल सेक्शन में मेरा ड्यूटी लगा था। जैसे कि कोई भी लेटर आता था जाता था, वहाँ पे मुझे वो देख रेख करना, अच्छा, एंट्री करनी होती थी। फिर वहां से अपने सीजीएल का 23 वाला तैयारी आपने वहीं से करा ना? हाँ। ओके, कैसी रणनीति, क्या रणनीति रही स्ट्रेटजी की अगर बात करें, सब्जेक्ट वाइज आप अपनी स्ट्रेटजी बता पाओ, कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे? मेरा सब कुछ जो भी तैयारी किया था, मैं कहीं से एक वो मैथ क्लास किया था, उसके बाद कहीं भी कोई क्लास नहीं ली थी। सारी चीज मैंने यूट्यूब से किया था। यूट्यूब पे जो भी जैसे इंग्लिश का प्रिपरेशन करना था, तो मैं इंग्लिश के लिए मेरा थोड़ा बहुत इंग्लिश में इंटरेस्ट था। और यूट्यूब एक तरुण ग्रोवर सर है, वो उनका एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लिया था। और वही प्लेलिस्ट डाउनलोड करके उसको बार बार देख करके ग्रामर वहां से मैंने कंप्लीट कर लिया था। और रीडिंग एंड कम्प्रिहेंशन के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। और एक ऐप है इंग्लिश माध्यम है, उन्होंने बहुत अच्छा वो रीडिंग करो एंड कम्प्रिहेंशन, वो क्या होता है न्यूज का एक दो आर्टिकल डेली का वो देते हैं। वहां से मैंने वो आर्टिकल भी देते हैं, वो खुद से उसका जो भी है मतलब बताते भी है, और वर्ड मीनिंग भी उसमें दिया रहता है। वो वर्ड मीनिंग डेली का मैं करता था और वहां से रीडिंग एंड कम्प्रिहेंशन किया। और वही पिनेकल बुक है, उसे रीडिंग एंड कम्प्रिहेंशन का। हाँ, तरुण ग्रोवर सर ने तो बहुत कुछ डाल रखा है यूट्यूब पे फ्री में। हाँ, बहुत कुछ डाल रखा है, और वो सबसे जेन्युइन टीचर है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे टीचर है। उनका बस 35 वीडियो है, एक प्लेलिस्ट है जो बेसिक से पढ़ा रखे। उस 35 वीडियो में मतलब वो करके मेरा ग्रामर बहुत इम्प्रूव हुआ था। और अगर जैसे शुरुआत की बात करी जाए तो नए जो एस्पिरेंट है वो इंग्लिश की तैयारी करें शुरू में, तो कैसे करना चाहिए? मतलब रीडिंग कहाँ से करें, कैसे करें, और कैसे वोकैब शुरू कैसे करें, ये सब? देखिए, इंग्लिश के लिए क्या करना है कि सबसे पहला चीज होता है वर्ड मीनिंग। वोकैब सेक्शन जो होता है उसमें क्योंकि वो रटना होता है, और वो आपको ना एक 2-3 हजार वर्ड का जो है आपको कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि ब्लैक बुक है और एक पिनेकल की प्रीवियस ईयर की जो वोकैब की बुक आती है, उसको मैंने क्या किया था ना, सुबह सुबह डेली 2 घंटे उसको पढ़ता था वोकैब। शुरुआत में 1-2 बार जब उसको पूरा खत्म कर लिया तो आधे घंटे रोज का जो है ना देख लेते थे। और मतलब बार बार उसको रिवाइज करता था, ये नहीं कि छोड़ दिए, उसको बार बार रिवाइज करता था। ब्लैक बुक से वर्ड मीनिंग किया था। और रीडिंग के लिए वो पिनेकल का बुक किया था। अच्छा, उसमें जैसे रीडिंग करा और उसके जो वोकैब है वो अंडरलाइन कर लिया, ऐसा कुछ? जो भी प्रीवियस ईयर जो भी क्लोज टेस्ट है, कंप्रिहेंशन है, जो भी है उसको मैंने किया प्रैक्टिस पिनेकल से। बाकी बात वही इंग्लिश माध्यम ऐप है, वहां से डेली का अगर आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो एक अच्छा सा पकड़ बन जाती है। ओके, और मैथ के लिए कैसे तैयारी करी? मैथ के लिए मैंने बेसिक पढ़ रखा था एक बार। हाँ, जो ऑफलाइन पढ़ा था। उसके बाद क्या होता था कि पिनेकल बुक से बना रहे प्रीवियस ईयर बुक, मतलब जो भी क्वेश्चन है सारे कर रहा था। लेकिन कहीं कहीं फंस जाते हैं, जैसे कि कुछ जहाँ पे बेसिक पढ़ा था वहाँ तो ठीक है, लेकिन अभी नया ट्रिक स्पीड बढ़ाने के लिए, उसके बाद मैंने क्या कि जो भी टॉपिक फंस रहा है उसको यूट्यूब पे खोजता था। जो अच्छा लगता था, जिनका लेक्चर अच्छा लगता था वो देख लेते थे और वहां से कंप्लीट करते थे। जो भी टॉपिक फंस रहा है उसको मतलब यूट्यूब से करके, और उसके बाद पिनेकल से उसको 2-3 बार वो चैप्टर बना देते थे। ओके, और जीके जीएस कैसे किया? हाँ, जीके के लिए तो बहुत मतलब जब 2022 में पहली बार मेरा जीके के लिए वो रिजल्ट मतलब रैंक थोड़ा पीछे चला गया। बाद में पता ये हुआ कि भाई जीके की कैसे तैयारी किया जाए, तो मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे प्लेलिस्ट ढूंढा, सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट ढूंढ करके उसको डाउनलोड कर लिए थे। और जब मैं वहाँ पे जॉब करता था तो वहाँ पे जर्नी काफी लंबा होता था, 1.5 घंटे की ट्रेन जर्नी होती थी। तो मैं रूम से निकलता था और ऑफिस तक वो डाउनलोड प्लेलिस्ट जो भी किया था उसको हेडफोन लगा करके सुनते आता था, और वहीं से पूरा जीके का मतलब सारे प्लेलिस्ट बस वो जर्नी के टाइम पे ही किया। ये नोट्स वोट्स नहीं बनाए? नोट्स छोटा छोटा नोट बना लिया, बस बैठे ट्रेन में बैठे बस छोटा छोटा पॉइंट आउट कर लिया, बस हल्का फुल्का नोट, ज्यादा बड़ा नोट भी नहीं। और 1-2 बार प्लेलिस्ट को ही देख लेते थे। जैसे पहली बार नॉर्मल स्पीड में देखा, अगली बार 2x स्पीड में देख करके उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेते थे। और सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है। जैसे 1-2 प्लेलिस्ट के बारे में बोलेंगे। RWA टीम जो है उनके चैनल से, ये नहीं मुझे लगता था कि
किस चीज का पढ़ाया हुआ है? मैंने तो ज्योग्राफी जीडी के लिए जो उन्होंने पढ़ाया था, अंकित सर है, अंकित भाटी सर, उनका मतलब वो जीडी के लिए पढ़ाया था, वो प्ले लिस्ट डाउनलोड करके पूरा वहां से किया था। अच्छा, और जैसे आपके 2022 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था सीजीएल में ना? कुछ नंबर हुआ था, कुछ नहीं हो गया था, मतलब रैंक पीछे से ज्वाइन नहीं किया था, पीए मिला था तो ज्वाइन नहीं किया था। ज्वाइन नहीं किया था, ओके। फिर आपने 2023 में जैसे तैयारी करी तो रैंक इंप्रूव करने के लिए, और 2022 में अगर पीछे मुड़ के देखा तो आपने कुछ देखा होगा कि कुछ गलतियां मैंने करी, अगर रैंक मेरी अच्छी से मेरी जीएस की वजह से रैंक काफी पीछे चला गया था। जीएस में मुझे 10 नंबर ही आए थे। अच्छा, मेंस में इस बार मेरे अच्छे नंबर है, 50 नंबर। 50। और बाकी सब्जेक्ट में बाकी इंग्लिश में भी थोड़े कम रह गए थे, तो इस बार इंग्लिश में मैंने किया। इस बार मुझे मेरा जो है 41 सही हुआ है। 45 क्वेश्चन में 41 क्वेश्चन सही हुआ था। ओके। और मैथ में भी मतलब इस बार इम्प्रूवमेंट था कि इस बार मैं 27 अटेम्प्ट लिया था। इस बार थोड़ा मैथ को लेकर के ये हो गया था कि हार्ड है। तो मुझे भी डर लग रहा था कि मेरे गलत हो जाएंगे बहुत सारे, पर 27 अटेम्प्ट किया था और सारे सही हो गए थे। जैसे मैथ का आपने बताया कि बेसिक आपका सही था पहले, फिर स्पीड बढ़ाने के लिए आपने कुछ चीजें करी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या आपने चीजें करी, कैसे बढ़ी? जो भी टॉपिक मुझे वीक लगता था, जैसे अरिथमेटिक ठीक था, उसमें CISI है, परसेंटेज है, ये सब सारे टॉपिक जो है ना थोड़े लगता था कि इसमें स्पीड नहीं बन पा रही है। तो मैंने क्या करता था कि जो भी यूट्यूब पे टीचर है, प्लेलिस्ट उनका डाउनलोड, स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसका प्लेलिस्ट डाउनलोड करके और वहां से देख लेता था। बार बार देखता था अगर दिक्कत हो रही था, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए पिनेकल बुक से। और ये सब सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करते थे? अब रिवीजन नहीं हो पाता है बच्चों का। हाँ, ये भी है कि रिवीजन करने के लिए बस क्या है कि छोड़ नहीं देनी है। मैथ अगर सारे सब्जेक्ट को देखना है, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट छोड़ दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट में पीछे जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट को देखना है, डेली देखना है और बार बार देखना है। एक बार पूरी तरह से खत्म कर ले रहे हैं तो फिर से दोबारा उसको बनाना है, और बनाना उस टॉपिक को ज्यादा बनाना है। मतलब मैथ में भी देख रहे हैं कि जैसे कि किसी टॉपिक में मेरा मार्क्स कम जा रहा है, मॉक दे रहे हैं, डेली मॉक देना है, मॉक में अगर कम जा रहा है तो उस टॉपिक को देखना है, उस टॉपिक को तैयार करना है। मॉक कैसे देते थे? सेक्शनल मॉक देते थे, फिर उसका एनालिसिस कैसे करते थे? मॉक तो मैं एक डेली देता था। डेली? हाँ, डेली का एक मॉक था मेरा। फुल लेंथ मॉक देता था। प्री के टाइम पे भी एक मॉक, जब मैं ऑफिस से आता था रात को, जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था बस वही मॉक देते थे और उसका एनालिसिस करते। एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है, और कोई मॉक दे रहे हैं अगर एनालिसिस नहीं कर रहे तो मॉक देना। क्या एनालिसिस करते थे आप, कैसे देखते थे चीजें उसमें? एनालिसिस ये करते थे, पहले तो जो भी क्वेश्चन छूट गया, मतलब जो बन नहीं रहा, याद नहीं है, बना नहीं, पहले उसको देखते थे कि आखिर क्या दिक्कत हुआ, क्यों नहीं आया। जो भी कंसेप्ट है उसको देख लेते थे और बुक से रिवाइज कर लिए, या फिर जो भी नोट्स बनाए हैं उससे रिवाइज कर लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन गलत रह जाते थे उसको भी उसी तरह से जो भी टॉपिक है उसको देख लिया कि क्या दिक्कत आ रही थी, क्यों गलत हुआ, वो देख लेते थे। और जो सही हुआ उसको भी देखते थे। उसको देखने से ये हो जाता था कि जैसे कभी कभी मॉक दे रहे होते हैं तो अंदाज से भी मतलब ये कंसेप्ट है लगा देते हैं, लेकिन वो चीजें ना कंफ्यूजन पैदा करती है बाद में अगर मॉक देते हैं। तो इसलिए मैं जो सही होता था उसको भी देखता था एक बार, या कि तब उसके बाद मॉक। एक चीज, जैसे आपने कोई कोर्स नहीं लिया ऑनलाइन है ना, कोई तो सिस्टमेटिक चीजें तो थी नहीं, आपने यूट्यूब से कहीं प्लेलिस्ट कहीं का डाउनलोड। इसलिए मेरे 2 अटेम्प्ट वो खराब चले गए, क्योंकि 2 अटेम्प्ट एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई चीज प्लान करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और 2 अटेम्प्ट जो मैंने दिया था ऐसे जैसे तैसे कहीं से पढ़ लेता था कुछ भी, लेकिन वो हो नहीं पाया, रैंक पीछे चले गए। रैंक लाने के लिए इस बार थोड़ी सिस्टमेटिक ढंग से यूट्यूब से ही कर रहे हैं। तो जो भी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर, एक ही प्लेलिस्ट, ये नहीं पहले क्या होता था कि जैसे जीएस का कोई प्लेलिस्ट, आज इसका देख रहे, कल उसका देख रहा है, तो ये चीजें थोड़ा सा ना ये हो जाता है कि दिक्कत करता है बाद में। अच्छा, तो कोई कोर्स अगर ले पा रहा है तो कोर्स ले ले तो उससे जल्दी हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है, कोर्स ले ले तो सही रहेगा। लेकिन क्या है कि आजकल यूट्यूब पे सारे टीचर अपना अपना डाल रखे हैं, और यूट्यूब पे एक चीज होता है ना कि आप ज्यादा टाइम दे करके नहीं, लेकिन एक चॉइस करने का ऑप्शन रहता है कि मतलब जो अच्छे लग रहे हैं, जो अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं वो वहां से कर ले। इसमें एक रिस्क ये भी है ना, फिर भटकाव बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी आज इससे पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया। तो आप ये बताओ कि इसको, जैसे जो कोर्स नहीं ले पा रहे तो इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे यूट्यूब पे भी मतलब सीरियस पढ़ाई हो सकती है? यूट्यूब पे भी सीरियस पढ़ाई हो सकती है। होता क्या है कि ना हम लोग उस पर टाइम ज्यादा दे देते हैं, मतलब इस चीज को डिसाइड करने में कि क्या करना है उसको डिसाइड तुरंत करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मेरा क्या था ना कि मैं इधर उधर नहीं
प्लेलिस्ट ही पूरा डाउनलोड कर लिए, क्योंकि सारे टीचर बेसिक तो पढ़ा ही देते हैं जो होता है। अगर आप बेसिक पढ़ लिए तो उसके बाद मॉक से सुधारा जाता है, जो भी गलती आप कर रहे हो मॉक से ठीक करना होता है। बेसिक आप पढ़ लिए, एक आइडिया लग गया कोई भी सब्जेक्ट का, तो वो अच्छा रहता है। और यूट्यूब पे भी है कि ये नहीं करना कि आज रोज और टीचर बदल रहे हैं, एक प्लेलिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए, जो अच्छा लग रहा है, जो टीचर पढ़ाए, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाए हैं, जो भी अच्छा लग रहा है उसको आप डाउनलोड ही कर लीजिए। आजकल तो सब जगह वाईफाई है, प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, एक मोबाइल इसके लिए डेडिकेट कर दीजिए यूट्यूब पे जो भी डाउनलोड करना है। ओके, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिस्ट्रैक्शन बहुत है, जैसे सोशल मीडिया की बात करें, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, यूट्यूब पर भी बहुत सारी, अगर आप पढ़ रहे हो कोई क्लास ले रहे हो तो नीचे सजेशन में और चीजें वीडियो भी आ रही है, तो पता नहीं चलता कब क्लास लेते लेते नीचे कपिल शर्मा शो देखने लग गए, है ना, इंडियाज गॉट टैलेंट देखने लग गए। इन सब चीजों से तो बचना पड़ेगा। मैंने तो तैयारी के दौरान सारे सोशल मीडिया अपना जो भी था वो बंद करके रखा था, क्योंकि इस सबसे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। जब आप सोचते हैं तैयारी के दौरान, ये लगता है कि थोड़ा सा खोल लेते हैं, थोड़ा सा चला लेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा मूड सही हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। आज उस दिन आप थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन कल आप ना वो जब देखना शुरू करेंगे तो एक एक घंटा आप बिता देंगे, पता नहीं चलेगा, इसलिए उसको छूना ही नहीं है सोशल मीडिया। नहीं, मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे देखे हैं, उसके पीछे मोटिवेशन क्या रहता था आपका? क्योंकि इसको छोड़ने के लिए बहुत जबरदस्त मोटिवेशन चाहिए। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट देखे हैं, वो इंस्टाग्राम सुबह डाउनलोड करते हैं और अनइंस्टॉल करते हैं, शाम को फिर डाउनलोड कर लेते हैं, वो छूट ही नहीं पा रहे, उसको एक एडिक्शन सा हो गया उनको ना। जब तक 2 घंटे रील्स में बर्बाद समय ना कर देंगे तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। तो कैसे मोटिवेशन कहाँ से आया है? मोटिवेशन इसके लिए तो जिद्दी बनना पड़ेगा कि हाँ मुझे कुछ जीवन में करना है। अगर जो बंदा अगर सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ करना है, तो वो ऐसे ही टाइम पास करेंगे। जब एक जुनून होता है कि नहीं, आस पास के लोग, आसपास के जो मेरे साथ के बच्चे पढ़ रहे हैं, आजकल सब पढ़ रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, आगे निकल जाते हैं, तो ये सब भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि मैं ही क्यों पीछे जा रहा हूँ। तो एक मन में आता है कि नहीं मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ये सब चीजें ना, जब आप गोल पे फोकस कर लेते तो ये सब चीजें खत्म हो जाती है, सब चीज फिर याद नहीं रहता। और एक कंपटीशन का बहुत डर रहता है। मैं क्योंकि लगातार बच्चों से बात करता हूँ तो उनका कहना ये होता है कि अब जैसे 7,000 वैकेंसी आएंगी, उसमें लगभग 5-6 हजार बच्चे तो वो होंगे जो 2-3 नंबर से पहले रह गए थे, 2-3 हजार बच्चे वो होंगे जो ऑलरेडी जॉब में है, इनको अच्छी पोस्ट नहीं मिली, वो भी एग्जाम देंगे, तो हमारा तो बहुत पीछे नंबर आएगा। तो कंपटीशन से कैसे, मतलब वो फियर से कैसे बचे? 35-35 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, मैंने एक चीज अपने तैयारी के दौरान ये देखा था कि जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है और कंसिस्टेंट है, उसी का सिलेक्शन होता है। ये जो भीड़ दिख रहा है ना, इसमें कंसिस्टेंट बच्चे मात्र 1% ही होते हैं। ओके, मैं आपका फैमिली का बैकग्राउंड पूछना भूल गया था, फैमिली के बारे में थोड़ा बताओ, कौन कौन है, क्या करते हैं? फैमिली का बैकग्राउंड, मैं 3 भाई हूँ और 2 बहन है। दोनों बहन की शादी हो चुका है, और मेरे से एक बड़े भाई हैं और एक छोटे हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और मेरे भाई जो है उनका मेडिकल स्टोर है, वो मेडिकल स्टोर चलाते हैं घर पे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ तैयारी के दौरान कि एस्पिरेंट एक चीज बहुत फेस करते हैं, बहुत मतलब अकेले पड़ जाते हैं वो, जैसे अब अगर आपके फैमिली में कोई तैयारी में नहीं है या फिर माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनसे चीजें शेयर नहीं कर सकते तैयारी के बारे में, उनको पता भी नहीं होता कि हमारा बेटा किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनको ये पता होता कि पढ़ रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है ना। और फिर आपके दोस्त भी ऐसे नहीं होते हैं, तो ऐसा कभी फेस किया कि बहुत अकेले पड़ गए? तो मैंने बहुत ऐसा, तो क्योंकि मैं जो ग्रेजुएशन तक मैं गांव पे रहा, और मैं अपने गांव का सिंगल बंदा हूँ जो यहाँ तक पहुंचा हूँ। अच्छा, अगर सरकारी गवर्नमेंट टीचर को छोड़ दे तो मैं पहला लड़का हूँ जो अपने गांव से निकल के एएसओ पोस्ट मिला है मुझे। तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी, क्योंकि ये तो बहुत फेस किया है। जब पटना आया तो मुझे कुछ पता नहीं था एसएससी के बारे में, वहां पे आया तो दोस्त बने, 2-3 मेरे दोस्त अच्छे खासे बने, तो इस पोस्ट के बारे में बताते थे, उन्होंने मोटिवेट करता था कि ये पोस्ट होता था। ये पोस्ट का नाम सुन करके ना, इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलता था। और तब पता चला कि ये सब पोस्ट मिलते हैं एसएससी से, तो उसके बाद तैयारी करने लगा। ओके, जब एएसओ आप बने, आपको पता चला कि एएसओ हम बन चुके हैं, है ना, सिलेक्शन हो गया, उस दिन के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे, मतलब घर को किसने बताया आपको, आपने घर पे बताया तो क्या रिएक्शन थे? एक्चुअली उस दिन मैं रास्ते में था, मतलब ऑफिस से आ रहा था, लेट हो गई थी उस दिन, तो मेरा एक दोस्त फोन किया कि रिजल्ट आया है ऐसे, वो उसने पीडीएफ डाउनलोड करके भेज दिया, पहले ही फोन करके बोला कांग्रेचुलेसन, क्या हुआ। तो उस दिन मैं बहुत लेट आ रहा था ऑफिस, शायद 10-11 बज रहा था, क्योंकि उस दिन थोड़े से एक्टिक शेड्यूल था ऑफिस में, ट्रेनिंग वहाँ पे होते थे तो थोड़ा लेट हो जाता था कभी कभी। तो दोस्त फोन किए कि ऐसे ऐसे आया रिजल्ट, तब पता चला था। ओके,
अभी जैसे इसमें गलतियों की बात करें, क्योंकि एस्पिरेंट गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, तो क्या क्या गलतियां, जैसे आपका 4 साल 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस है तैयारी में, तो क्या क्या गलतियां आपने ऑब्जर्व करी कि ये गलतियों से एस्पिरेंट को बचना चाहिए, इन चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए, अगर ये चीजें वो मतलब नहीं छोड़ेंगे तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, ऐसे क्या नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप बताना चाहोगे? हाँ, मेरे लिए सबसे मिस्टेक ये था कि मैं तैयारी करता था, कंसिस्टेंट नहीं रहता था। 10 दिन खूब जोश में पढ़ा, उसके बाद फिर छोड़ दिया 10 दिन। इस तरह से मेरे साथ बहुत होता था। किसी दिन मूड बना तो खूब पढ़ रहे हैं, अगले दिन फिर से वही डिमोटिवेट हो गए, मतलब कोई ना कोई ऐसे ही उसको इरिस्पॉन्सिबल की तरह मतलब छोड़ देते थे। तो ये सबसे बड़ा जो है ना गलती किया था मैंने, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहा। लगातार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लगातार 6 महीना मेहनत कर देते हैं ना, एक दिन मतलब भी बिना वेस्ट किए हुए तो हो जाएगा। आसान है हो जाएगा। यही कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखता है। अभी आपने ESO ज्वाइन कर लिया है और दिल्ली में आप रह रहे हो ना, तो कैसी जिंदगी में क्या क्या बदलाव है, मजा आ रहा है कि नहीं, कितनी सैलरी मिलती है, कैसी लाइफ स्टाइल है? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। पहले तो मेरी सैलरी बहुत कम थी, तो अब तो सैलरी 3 गुना हो चुका है। कितनी सैलरी है? सबको पता है सर, सैलरी नहीं, जो नए बच्चे देख रहे हैं आजकल तो सैलरी स्लिप वायरल हो रहे हैं, सब डाल देते हैं मोटिवेशन के लिए। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ESO की सैलरी स्लिप कोई भी डालेंगे आप यूट्यूब पे। कैसा वर्क कल्चर कैसा है, क्या करना पड़ता है? यहाँ पे तो वर्क कल्चर मेरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिला हुआ है, तो अच्छा है वर्क कल्चर, काफी अच्छा। रहने के लिए यहाँ पे क्वार्टर वगैरह, गाड़ी वगैरह ये सब मिलता है? नहीं, गाड़ी नहीं मिलता है, क्वार्टर तो मिलता है, बट वो थोड़ा टाइम लगता है लेने में। अच्छा। खुद की इतना सैलरी होती है कि आप फ्लैट ले सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। ओके, अभी जो 2024 वाले नए बच्चे आपको देख रहे हैं, तो इस इंटरव्यू के लास्ट में उनको क्या मैसेज दोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? अभी जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि पहले ना कोई चीज का शुरू करने के लिए आप पहले एक प्लान बनाना होता है कि कैसे कैसे करना है प्रिपरेशन। एक कुछ भी एक मोटा मोटी प्लान आप बना लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है। तो इम्प्लीमेंट जो भी आप कर रहे हैं ना, उसमें ये चीज ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंट रहना। ये सबसे मायने रखता है। मॉक दे रहे हैं, डेली मॉक देना है। रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, डेली रिवाइज करना है, छोड़ना नहीं है। हर एक सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। दिन में आप लाइब्रेरी, आजकल तो सब जगह लाइब्रेरी है, आप 7 से 8 घंटे का आप डेली टाइम दीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए सत्य प्रकाश भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके, काफी मजा आया। साथियों, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू से, बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा। कैसे भाई मुंबई में MTS की जॉब करते थे, सुबह शाम पूरा काम करते थे और मुंबई के ट्रैफिक और जाम में फंसते हुए भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, लगातार मेहनत करते रहे और अभी ESO CSS में है। तो वैसे ही आप भी पढ़ाई करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे और CGL आने ही वाला है, तो पढ़ाई छोड़े ना। जैसा कि सत्य प्रकाश भाई ने कहा कि समय बर्बाद नहीं करना है, डेली पढ़ना है, भले ही थोड़ा पढ़े बट डेली पढ़े, है ना। आपका भी एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। आप भी SSC फैक्ट्री के इस मंच पर जरूर आएंगे और अपनी मोटिवेशनल जर्नी, अपनी संघर्ष की कहानी सभी लोगों के सामने रख रहे होंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको तैयारी में आ रही है, आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश हर संभव आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।